हेलो बच्चों। और देखो कहीं ना कहीं रिवीजन काफ़ी मायने रखता है आपको सिलेक्शन को लेकर। देखो मेरे पास ना हमेशा ही ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि भैया मैं ना एक दिन में 15 आवर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स ना अभी भी 400 मार्क्स आ रहे हैं, 450 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे हर एक टेस्ट में इतने मार्क्स हैं, पर मेरे मार्क्स बूस्ट कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या मेरे में गलती है? ठीक है ना। तो यू नो डैट कि अगर आप किसी भी चीज़ को आप मल्टीपल टाइम तक पढ़ोगे, ठीक है ना, लेकिन उसको जब तक खुद से रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लैंग्वेज में डिलीवर नहीं करोगे, तो वो चीज़ ना आपके लिए एक तरह से एक वेस्टफुल होगा, वो आपके लिए उतना ही मतलब इक्वल होगा जो आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई की हो। ठीक है ना। तो मायने रखते, इंपॉर्टेंट रखते हैं कि आपको सिलेक्शन में अगर लेना है किसी चीज़ को, तो रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम तक करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो ये ना मैं एक नहीं दो नहीं ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट ना जिसके साथ मैं ये चीज़ देखा हूँ। और इवन जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था मेरे फर्स्ट टू अटैम्प्ट में ना, मतलब मैं भी फेल था, क्योंकि ना मैं भी रिवीजन पे उतना फोकस नहीं करता था। एक्चुअली जो मेरा जो मेन प्रॉब्लम था ना कि मैं बस वन शॉट लेक्चर देख लेता था लास्ट टाइम पे। एंड जब तक मैं वन शॉट लेक्चर देखता था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ पढ़ा हूँ, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दे मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक है ना। मतलब इतना मुझ में खुद में कॉन्फिडेंट हुआ करता था। क्योंकि देखो क्या होता है, वन शॉट लेक्चर जब भी देखते हो ना सर, वो चीज़ क्वेश्चन को ज़्यादातर लाते हैं जहाँ से स्टूडेंट उसी को फोकस करता है, यानी कि वो उतना टफ लेवल क्वेश्चन नहीं रहता है, वो उस तरह का क्वेश्चन को सिलेक्ट आउट करके लाया जाता है ताकि आप भी वो क्वेश्चन को बना सकते हो और मैं भी ये क्वेश्चन को बना सकता हूँ, जिससे ना आप लोगों को कॉन्फिडेंट आता है। लेकिन एक्चुअली जो एग्ज़ाम रियल फैक्ट जो होता है ना, वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। होप्स हो कि वैसे उसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन आ जाए वो एनफ होते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आता है। जो मेन रीज़न है ना, अगर आप वन शॉट देखकर आप अपने जितने भी डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। देखो मेरा एक सिंपल सा फंडामेंटल में जो रिवीजन का जो रूल था ना, देखो मुझे पता था कि बायोलॉजी मोस्टली सिलेबस कंप्लीट करते हैं, यानी कि 50% नीट का स्कोर आपके इसी से आएंगे। ठीक है। तो मैं ना टोटली अपने बायोलॉजी के पीछे लग गया था और मैं एक दिन बायोलॉजी में 5 से 6 घंटे पढ़ता था। और मेरा जो बायोलॉजी था ना ऑलमोस्ट ना मैं 5 से 6 टाइम कंप्लीट कर चुका था। इसलिए मुझे ना बायोलॉजी के एनसीईआरटी में हर एक लाइन याद हो चुका था, किस टॉपिक ने कौन से चैप्टर से, मुझे वो तक याद था। ठीक है ना। तो वो चीज़ करना होगा। ठीक है ना। अभी तो आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो आप ये ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 टाइम्स ना आप एनसीईआरटी को रीड आउट कर लो। और देखो चैप्टर वाइज मतलब आप हर एक चैप्टर से बिल्कुल मत करना। ठीक है ना। क्योंकि ऐसे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते और ऐसे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, तो जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा वो फोकस करना है। ठीक है। वैसे मैं हाई वेटेज चैप्टर से बता चुका हूँ, तो एक बार मेरे चैनल गो थ्रू करना, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा जो कि रिक्वायरमेंट होगा। एंड उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाकर वेट कर लेना, मैं वहाँ पर अभी डेली का करवा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स करना है, तो वो चीज़ देख लेना। ठीक है ना। अब मूव करते फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे रिवाइज करता था। देखो मेरा एक टारगेट था कि फिजिक्स में एटलीस्ट 120 से 130 तक लेकर जाना है। ठीक है ना। तो मतलब उस तरह का हाई वेटेज चैप्टर्स को फॉलो करता था। और देखो सबसे पहले जो बायोलॉजी में मैंने 5 से 6 घंटा दे के रखा था। ठीक है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री तरफ मूव करता था। केमिस्ट्री में सबसे पहले जो था मैं इनऑर्गेनिक के पीछे था। मुझे पता था इनऑर्गेनिक में स्कोर करना ज़्यादा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल और ऑर्गेनिक में। ठीक है। देखो ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छे रहते पर मेरे अच्छे नहीं थे। मैं ना जो डिपेंड था इनऑर्गेनिक पर ज़्यादा डिपेंड था और दूसरा फिजिकल पर ज़्यादा डिपेंड था। ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक आज तक समझ में नहीं आया और अभी मुझे नहीं आता। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने 3 से 4 बार ख़त्म कर चुका था, यानी कि मुझे मतलब उसमें टाइम नहीं लगता था सॉल्व करने में। जैसे आपके केमिकल बॉन्डिंग्स हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, ये सब ना काफ़ी मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने का चीज़ है। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं फिजिकल की तरफ। फिजिकल पे मैंने कुछ ऐसे चैप्टर जिसको कैलकुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है ना। लेकिन इसका कैलकुलेशन टफ नहीं होता है एज़ कम्पेयर फिजिक्स की तरह, तो कुछ फॉर्मूले पे आपको रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी मच ईजियर होता है। लेकिन ऑर्गेनिक लेना आप जितना पीवाईक्यू देख सकते हो लास्ट टाइम पे, पीवाईक्यू से आप रिवाइज करना शुरू कर दो जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में तो ऐसे देखो ऐसे ना आपको 5 से 6 चैप्टर से ऐसे बता दूंगा ना जहाँ से 80, 90, 100 तक इजिली कर सकते हो। पहला कि मॉडर्न फिजिक्स उसको बिल्कुल मत छोड़ना। देखो सब लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स नहीं छोड़ना चाहिए, एक्चुअली उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 3 चैप्टर जहाँ से हैं। ठीक है। सेकेंड तरफ आपको मुड़ना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छोड़ना है। ठीक है। यहाँ से हाई वेटेज चैप्टर्स आते हैं, हर साल बात करें 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी यूनिट एंड डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो। ऐसे चैप्टर्स आप मल्टीपल टाइम कर लो। ठीक है ना। आपके क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ से बनेंगे। बाकी एसएचएम देखो तो देख लो, वहाँ से श्योर के 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लेकिन देखो जो पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी होगा ना, पहले आप बायो के पीछे जाओ। आप बायो ट्राई करो कि एटलीस्ट 300 तक पहुँचने के लिए, एंड 300 क्रॉस होता है ना तो फिर जाओ फिजिक्स की तरफ मूव करो। ठीक है। फिजिक्स में एटलीस्ट 100, 110 लाओ। एंड फिजिक्स की मतलब केमिस्ट्री में 100 और 110 लाओ। एंड फिजिक्स में वही ट्राई करो कि 90, 80 या फिर 100 तक आ जाए तो मच बेटर होगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बना के रखना। ठीक है। वो ऐसा लगे कि
ये तो मतलब कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, बन ही नहीं रहे क्वेश्चन। तो डेट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है और ये ना सबसे बड़ा मिस्टेक होता है स्टूडेंट के बीच में। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ाई कर लो, आपने जो नोट्स क्रिएट करके रखे होगा ना उसको ना देखो, अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ना न्यू चीज़ पढ़ो, न्यू आपके लिए चैप्टर्स पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आपके जो चैप्टर नहीं पढ़े हो और उस चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस चैप्टर छोड़ दो अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। आप ये करो कि आप अभी जितने पढ़ाई की हो ना उसको आप मल्टीपल टाइम तक पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ के रखोगे, कुछ तो आप पढ़ाई की होगे ना, तो उससे आप ये ट्राई करो कि उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी हाई वेटेज को आप एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रिवीजन काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन करो, अभी जितना पढ़ लियो, अभी आपके पास 7 डेज बच रहे हैं, तो इस 7 डेज में आप रिवीजन के पीछे जाओ, ना कि आप न्यू लेक्चर देखो, न्यू नोट्स क्रिएट करो, न्यू वीडियोज मत देखना। रैंडमली काफ़ी चीज़ यूट्यूब पे भरे पड़े। अगर आप चाहते हो कि इस ईयर आप सेव करना चाहते हो, या फिर आप इस थोड़ा एवरेज मार्किंग मिला कर आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि मैं इतने मार्क्स लेकर आ चुका हूँ, तो आप ड्रॉप लेने के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है ना। तो रैंडम वीडियो को अवॉइड करना, आप मतलब फोकस करो रिवीजन पे। जो नहीं बन रहा है ना, आप मैं टेलीग्राम पे वहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ कि आपको सिक्वेंसली वे में कैसे कंप्लीट करना हर एक चैप्टर्स को, ताकि आपने इजली आप अपने एवरेज मार्क्स को क्रॉस करते हो, आप एक एवरेज एक गुड स्कोर तक पहुंच सकोगे, ठीक है। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लो वहाँ पे। एंड चलो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मतलब एग्जाम रिलेवेंट आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। आपको हर तरह से गाइडेंस मिलेगा कि आपको स्पेशली क्या करना चाहिए और इन 7 डेज में किस तरह से आप सब ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग।